कमरुद्दीन साहब जयपुर से जुड़े हैं इस बहस में हमारे साथ, बताइए आपका क्या कहना है। हाँ जी भाई, ये कहना चाह रहा था जी, ये बीजेपी जो लीडर हैं बैठे हुए हैं अभी चैनल पे जी, ये बार बार और ये सभी करीब करीब ये कहते हैं कि कांग्रेस ने काफी पीछे धकेला है, मुल्क को पीछे धकेला है। अभी इनको 6 महीने के करीब हो गए और पाकिस्तान की हरकत बार बार वो की वही रहती है जी। इन 6 महीनों में इन्होंने क्या कदम उठाया? ये भी कहते हैं बार बार कड़े कदम उठाने की, मगर इन्होंने कड़ा कदम उठाया क्या है अभी तक? जी, मंशा की बात की जा रही है। जसबीर साहब, आपको क्या लगता है? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अंदर आप किसी भी देश के ऊपर कोई भी बात के ऊपर आप एकदम हमला नहीं कर सकते, सबको मालूम है। और पाकिस्तान भी, चाहे वो फेल्ड स्टेट है, वहाँ आपको नहीं लगता है कि लेकिन हर बार हम गुजारिश के मोड में होता है और पाकिस्तान के कान पर जू तक नहीं रेंगती हमारी इन बातों की? भारत के प्रधानमंत्री और भारत की विदेश मंत्री जिस तरीके से बात कर रही हैं वो बिल्कुल नरम रवैया नहीं है। जिस सख्त भाषा के अंदर बात की जा सकती है उसी सख्त भाषा के अंदर बात की जा रही है। सुनील जी, इसका असर हो जाएगा क्या? पाकिस्तान को पूरा संदेश दिया जा रहा है इस बात का कि आप अपने रवैये को सुधारिएगा, नहीं तो उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। कब तक देंगे, कितने मौके देंगे, मेरा यही सवाल है सुनील जी। देखिए, बात एक है, ये कमरुद्दीन जो बात कह रहे थे बात बहुत दमदार बात थी कि जब हमारी सरकार थी तब आप लगातार ये बात कहते थे कि अगर एक सर कटा तो हम 20 सर काट के लाएंगे। अभी चुनाव के अंदर 12 सिपाहियों के सर कटे, आपने क्या किया? बात है कि इन्हीं चीजों से तो देखिए आप लोग बोलते मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको याद नहीं है। आप संस्कारों का परिचय दीजिए साहब, संस्कारवान पार्टी वाले लोग हैं। जब बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलता हूं ना, तो आप जब मैं बोलूं आप भी बोल रहे थे इसलिए बोल रहे हैं। तो बात एक है कि जब आप बात करते हो तो आप ये कहते थे हमारे एक सर के बदले में हम 10 सर काटेंगे। अब आज जब भारत के सिपाहियों के उन सपूतों के जब सर कटते हैं तो सरकार केवल और केवल नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के एयर कंडीशन रूम्स के अंदर बैठ के केवल बातें बनाती है। तो उन बातों से बात नहीं बनने वाली है। बात है कि आपने जो बात की थी, आपने जो आकांक्षाएं जनाकांक्षाएं लोगों की बढ़ाई थी, आप उसका अनुरूप काम करिए, आप लेके आइए 10। बट आप यूटर्न सरकार है, सच्ची बात तो यह है, ये यूटर्न सरकार है, हर चीज के ऊपर यूटर्न करती है। तो आपने जब एक बात कही थी, एक सर कटेगा हम 20 सर काट के लाएंगे, आप 12 सिपाहियों के सर कटे, इसके लिए आप 12 सर कटे, आपने क्या किया उसके लिए? सरकारें विज्ञप्ति जारी नहीं करती हैं और सेना ने सीमा के ऊपर पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया है। इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पेशावर की घटना के दूसरे दिन आप जमानत दे दी जाती है। आपने 50 साल में उनका बहुत बढ़ा दिया, उनका हौसला आपने बढ़ाया 50 वर्षों के अंदर। आप की सरकार है, बात बनाने वाली सरकार है, मार्केटिंग की सरकार है, 60 साल मार्केटिंग की सरकारों से नतीजा नहीं निकलता है। मार्केटिंग कीजिए, अपने गाल बजाइए, अपने गाल बजाने से कुछ नहीं होता है। केवल ये सरकार गाल बजाने वाली सरकार है। इस तरीके के आरोप लगाकर आप अपनी कमजोरी केवल गाल बजाने वाली सरकार है। ये सिंह साहब गाल बजाने वाली सरकार है। ये सरकार केवल गाल बजाने के अलावा कुछ भी नहीं काम करती है। पहली बार सख्त रवैये से पाकिस्तान के साथ उस भाषा में बात करी है जिसमें करनी चाहिए थी। यही वो सरकार है, मेरी बात सुनिए, नहीं की। ये वही लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तराधिकार लेके बैठे, जिन्होंने आगरा समिट के अंदर चिनाब से ऊपर वाले सारे कश्मीर को पाकिस्तान देने की बात कर ली थी। सेना ने जो कुछ जीता पाकिस्तान से तीनों लड़ाइयों में, आपके राजनेताओं ने टेबल पर हार दिया। बेकार की बात मत करिए आप अपनी। ये कांग्रेस की सरकार थी पाकिस्तान। भगवान सिंह जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। भगवान सिंह जी के पास आऊंगा। सुमित जी, आप सूरजगढ़ से बने रहिएगा। एक बार अहम सवाल है जी, भगवान सिंह जी, इस बहस के बीच में मैं सेना की राय जानना चाहूंगा। सेना की क्या मुसीबत होती है? क्योंकि ऐसे सवाल में सबसे पहले अगर खून किसी का खौलता है वो सेना है। आप तो सियाचिन भी उनको देने को तैयार थे। आप सोते रहते, सियाचिन हमने लिया है। चलिए देखिए, जसबीर जी, सुनील जी, भगवान सिंह जी से राय जानना जरूरी है। सेना की क्या हालत होती है इस बीच में? देखिए, आपको मैं ये बहस तो उसने क्या गलती की, हम क्या कर रहे हैं, ये तो आपकी पार्टियों का मामला है। मैं पार्टियों से उठकर बात कर रहा हूँ कि देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है। आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमको हमारे दुश्मन के साथ, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, संवाद रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा जी। इसके बिना काम चल नहीं सकता है। वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। वॉर, जिन्होंने भी वॉर किया है, हम तो क्या पावरफुल हैं। अमेरिका ने पूरे इराक को तबाह कर दिया था, दूसरी गवर्नमेंट बदली कर दी थी, आर्मी को डिसबैंड कर दिया था, और आज देखिए क्या हालत है। ये जीत नहीं है, वॉर इज ए डिफीट। नाउ आप, हमें पता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस इतनी कैपेबल हैं कि पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, और उनके एटम बम और नो बम
उसकी कोई परवाह नहीं है हमें। लेकिन बात यह है, विल दैट सोल्व द प्रॉब्लम? दैट विल क्रिएट मेनी अदर प्रॉब्लम्स विच हमारे अगले 60 साल और लग जाएंगे उसे समेटने में। तो इसलिए बात दरअसल ये है, भगवान सिंह जी, पाकिस्तान समझेगा किस जुबान को? नहीं हम ये समझेगा, जानना वही तो- चाहते हैं वही कि तो दरअसल वही तो मैं बात बता रहा हूं। अभी 6 दशक बीत चुके हैं, हम लोग सिर्फ बातचीत पर हैं और बातचीत के जरिए 6 दशक का इंतजार बीत गया। भारत ने भी काफी कुछ खोया। ताजा मसला पाकिस्तान, अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान हुई हिंसा का जिक्र करूंगा मैं। जिस तरह से दहशतगर्द सीमा से आते हैं और एक आर्मी कैंप में घुस के जिस तरह से गोलियां चलाते हैं। देखिए बात यह है कि साहब इसका जो हल है वो केवल इस बात में है कि पहली बात तो आप इतने बड़े ताकतवर हों कि आपको वो कैसे होंगे? अगला वो बात यह है कि आप ताकतवर का क्या मतलब है? आपके पास पिछले 20 साल में एक सेना में मैं कहूं कि दूसरी नीडल जो पुरानी टूट गई थी वो सही वापस रिप्लेस हुई है क्या? सरकार नहीं इस पर हुई। ध्यान नहीं देती, बिल्कुल कमजोरी है नहीं। आपके दूसरा पास- बड़ा मसला जो अलर्ट्स जारी होते हैं, अब भी हम एक अलर्ट में, एक दहशत में, खुलेआम बाजार में जाने से आम आदमी को डर लगता है, पता नहीं अलर्ट जारी हुआ है, कब कौन क्या कर दे। अजी आपके पास एक राइफल, जो मॉडर्न राइफल है, वो पैदा करने की कैपेबिलिटी नहीं है। आप मिसाइल ठीक है, चांद पे भी जा सकते हैं, मंगल पे भी जा सकते हैं, चलेंगे, कोई बात नहीं है। दैट इज दैट ओएसिस। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए आप? देखिए जो भी मैं तो ये कहूंगा कि एक तो आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग, उनकी प्रिपेयर्डनेस और इक्विपमेंट, आप क्या राजी हैं इसमें, खुश हैं कि दोनों ठीक हैं? मैं आपको बताऊं, इक्विपमेंट में जो डेफिशिएंसी हमारे पास है, वो जो हमारे पास इक्विपमेंट है पुराना टूटा फूटा, उसकी डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाए तो भी हम सोचेंगे बड़े लकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा हुआ डिफेंस दरअसल तो इंडस्ट्री में। डेफिशिएंसी इतनी है आपकी कम्युनिकेशन में, इक्विपमेंट में, वेपन्स में, मिसाइल्स में, गन्स में। आपके पास यदि मिसाइल्स हैं तो उनको रखने के लिए सिलोज नहीं है। सिलोज आपको एसी होना चाहिए, 24 आवर्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होना चाहिए। आर्मी को ये प्रॉब्लम हो रही है कि अनइंटरप्टेड वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पा रही है। नाउ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, आपकी वेपन प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी, ये एक बढ़ानी चाहिए। दूसरा, आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग एंड मोरल। मैं ये नहीं कहता कि हमारा मोरल बहुत डाउन है, ये तो एक इंडियन आर्मी है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं जो इतनी तकलीफ सहते हुए भी उनका मोरल बहुत अच्छा है। वो यूएन भी गए हैं तो सारे दूसरे की आर्मियों से अच्छे काम किए हैं उन्होंने। और हम काउंटर इंसर्जेंसी में दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। अमेरिकन, चाइनीज़, इजरायलीज सब हमसे आके ट्रेनिंग लेते हैं। हमारी जो काउंटर इंसर्जेंसी सवाल है और इस पर गौर करना जरूरी है जी। ये है, लेकिन बात ये है कि आप ये देखिए, थर्ड पे कमीशन से लेकर आर्मी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट के साथ अपने जो इनको डिक्लेयर्ड पे एंड अलाउंसेज थे उनमें भी पूरे नहीं दिए। और आपके जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं वो उनके मेडल राष्ट्रपति को वापस कर रहे हैं। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। सुमित जी सूरतगढ़ से बने, सुमित जी। और आपके मोदी जी ने सबसे पहले पूरे आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे सारे भगवान सिंह बोला जी ठीक है हम सूरतगढ़ से आपके सुमित साथ जी हैं। हैं, उनको सुन लेते उन्होंने हाँ भरी, उन्होंने प्रोमिस किया और दैट वाज इन फरवरी। आज देखो दिसंबर हो रहा है कि दे आर। सुमित जी, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। बताइए क्या कहना आपका। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं जी। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस को तो कोई हक ही नहीं बनता इसमें डिबेट भी करने का। कोई 60 साल उन्होंने देश पे राज किया है जी। और उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया वो खुद अच्छी तरह जानते हैं। और रही बात बीजेपी की, जब से मोदी जी आए हैं वो बीजेपी के प्रधानमंत्री ज्यादा लग रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री कम लग रहे हैं जी। वो उनको बीजेपी की रैली से ही टाइम नहीं मिल रहा, देश की सेवा तो वो क्या करेंगे। तो मैं ये बीजेपी के नेता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मोदी जी तक मैसेज पहुंचाएं कि देश की जनता को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, जनता के पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है और बिल्कुल, और जनता इंतजार नहीं करती। शुक्रिया सुमित साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आखिरी दौर में लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान किस जुबान को समझेगा और हमको अब क्या करना चाहिए।
इस चर्चा में आज हमारा सवाल है, क्या पाकिस्तान आतंक की घटनाओं से सबक नहीं लेना चाहता? पेशावर का जिक्र हम यहाँ करना चाह रहे हैं और उसके बाद जवाब मिलता है और 92% दर्शक मानते हैं कि पाकिस्तान सबक नहीं लेना चाहता। 8% जाने क्यों इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पाकिस्तान सबक ले लेगा। पाकिस्तान सबक कैसे लेगा, बात इसकी है। मुकेश जी, मैं आपकी राय जानूंगा पहले। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जिस ढंग से सरकार ने कार्रवाई शुरू की है, पिछले 4-6 महीने सरकार को बने हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का एक इंटरनेशनल उनकी जो स्ट्रेटेजी बन रही है, उसके हिसाब से पाकिस्तान को घेरने का प्रयास उन्होंने शुरू किया है और इसके परिणाम अच्छे आएंगे। सरकार ने जो भी बात कही है, चाहे जब उन्होंने आप मानते हैं कि जो बातचीत का जरिया है, चाहे गर्म रुख रहा हो, उससे कारगर रिजल्ट्स मिलेंगे? मैं मानता हूं कि एक बार जिस प्रकार का सरकार ने स्टैंड लिया है, निश्चित रूप से सरकार की भावनाएं पाकिस्तान के पास पहुंची और उस भावना के मुताबिक पाकिस्तान वहां कार्रवाई करेगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो सरकार निश्चित रूप से अभी आगे जो स्टेप उठाने सुनील जी, करना क्या चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको ये बात देता हूँ मैं कि करना आपको वही पड़ेगा जो पहले जो हम कर रहे थे यूपीए सरकार में, उस टाइम भले ही आलोचना कर रहे होंगे। सच्ची बात तो ये है कि आपको इसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स आपको इवोक करने पड़ेंगे, आपको उनके ऊपर डिफरेंट ढंग से प्रेशर बिल्डिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भगवान सिंह जी जो बात कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो डिफेंस की पूरी जो प्रिपेयर्डनेस है वो भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। बट ये बात नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है। इसको जरूर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि डीआरडीओ की लीडरशिप के अंदर जिस ढंग से हमने इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च किया, वो वास्तव में बहुत ही दुनिया के सबसे एडवांस प्रोग्राम्स में से एक है। इन द सेम वे अगर आप असॉल्ट राइफल्स की बात करें या असॉल्ट उन इक्विपमेंट्स की बात करें, तो पूरा केवल इंसास एक राइफल ही नहीं है। मैं आपको बिल्कुल निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप ऑर्डिनेंस का पूरा अगर आप देखें पिछले सालों में जो काम हुआ है, तो पूरा एक इंसाफ सिस्टम बनाने के ऊपर बात की गई है, जिसके अंदर राइफल्स है, उनके बुलेट प्रूफ वेस्ट की बात है, या और काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर किस ढंग से हो, तो पूरा एक इंसाफ सिस्टम बनाने के ऊपर भी हम लोगों ने काम किया। कोल डॉक्ट्राइन के बारे में मैंने अभी आपको निवेदन किया कि वो डिफेंस का एक बहुत ही इफेक्टिव ढंग का एक स्ट्रेटेजी है, वो बनाया। हम उसको और आगे ले जाने की जरूरत है। देखिए, बात एक है कि अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा कि आप कुछ भी कहिए या कुछ भी मत कहिएगा, देश जिस ढंग जब आजाद हुआ तब क्या स्थितियां थी सुनील जी, लेकिन उसके बाद मैं इंसास का जिक्र किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा भगवान सिंह जी, इस दौरान कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं इस बारे में, आज तक वो हमारी आर्मी तक नहीं पहुंची। देखिए, बात ये, आपने अर्जुन टैंक के बारे में 71 वॉर के बाद में सुना होगा। इमीडिएटली आफ्टर 71 वॉर गवर्नमेंट डिसाइडेड कि अभी हमको एक टैंक अपना बनाना पड़ेगा। तो अपना टैंक बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनी अर्जुन हमारा एक टैंक बनेगा। आज 40 साल हो गए साहब, अर्जुन अभी तक ग्राउंड पे ठीक ढंग से आया नहीं है और बन नहीं पाया है। जो राइफल इंसास, ये जो बोल रहे हैं इंसास राइफल, यस ये है हमारे पास इंसास राइफल और इंसास सिस्टम। आपकी LMG MMG इंसास नहीं बन पाई है अभी तक हमारे पास एक गन देखिए, बोफोर्स गन आई, उस पर इतना हल्ला हो गया और उसके बाद में गवर्नमेंट ने एकदम बंद ही कर दिया ना। मेरे को ये बताइए, आपने जो लड़ाइयाँ लड़नी हैं वहाँ पे सांबा से लेकर और आपके सियाचिन तक बॉर्डर पे या LC के ऊपर जो लड़ाई लड़नी है, आपने मिसाइल से लड़ाई लड़नी है या छोटे से वेपन और नाइट विजन डिवाइसेस से और थर्मल इमेजिंग से, इन चीज़ों से लड़नी है ना। आपके पास जो काम की चीज़ है उसके ऊपर पहली बात सोचनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, यदि एक आदमी भूखा रंगा है और उसको बोलो कि तुम्हारे लिए हम एक एयरक्राफ्ट मंगा रहे हैं बैठने के लिए, उसको क्या जरूरत है? अभी रोटी कपड़े मकान की जरूरत है। बिल्कुल जसबीर जी, मैं आऊंगा आपके पास। जसबीर जी, अब मैं इस पर आपसे राय जानना चाहूंगा। जिस पॉलिसी का जिक्र कर रहे थे और जिस दबाव की बात कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि ये जो तकनीकी हमारा पिछड़ापन है, इसके कारण कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर वो असर नहीं बन पा रहा जो हम लगातार बोलते हैं? देखिए, बिल्कुल अभी जो भगवान सिंह जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये 2 फ्रंट पर ये काम होने की ज़रूरत है। एक, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, दूसरी आपकी रक्षा बजट इस्तेमाल नहीं कर पाई कोई सरकार, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। रक्षा बजट खरीद कितने साल से नहीं स्ट्रेंथ बढ़ने, अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 44,000 करोड़ की डिफेंस डील्स को क्लियर किया गया है। रशिया के साथ पहली बार 400 हेलीकॉप्टर्स को प्रोडक्शन का काम हिंदुस्तान में होगा, उस काम को किया जा रहा है। डिफेंस फोर्सेस को
जिन हथियारों की, जिन चीज़ों की प्रायोरिटी पर ज़रूरत है, जैसा भगवान सिंह जी कह रहे थे, आप हर जगह पर मिसाइल्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको जो कन्वेंशनल वेपनरी की ज़रूरत है उसके ऊपर कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैं समझता हूं कि अब केंद्र सरकार जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरने का काम हो रहा है, चाहे आपका भूटान है, चाहे आपका नेपाल है, चाहे म्यांमार है, चाहे चाइना के साथ भी जो बातचीत की जा रही है, इससे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर पूरा दबाव बन रहा है। रशिया के प्रेसिडेंट अभी होकर गए हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, और इन चीजों से मैं समझता हूं कि दबाव बनने का काम पूरे तरीके से हो रहा है। बिल्कुल जसवीर जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुनील जी का एक बार रुक जाऊं मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्निकल हमें लगातार अपग्रेडेशन करना चाहिए। और जहां तक एमबीटी की बात आपने उठाई है कि मेन बैटल टैंक की बात है, तो इसमें बताता हूं एमबीटी के अंदर बहुत सारा काम हुआ है। अगर मैं उसकी बहुत तफसील से जानना चाहूँ, मैंने उसको बहुत अच्छी तरह स्टडी भी किया एमबीटी को भी, तो एमबीटी में हमने बहुत सारी चीजें लक्ष्य हासिल भी की हैं। एलसी की बात करें, लाइट हमारे जो एयरक्राफ्ट बनाने की बात थी, उसमें हमने बहुत प्रॉपरली सक्सेसफुली हमने काम किया। लेकिन रफ्तार काफी धीरे है। मेरी बात सुनिए, इन द सेम वे नेवी के अंदर भी अगर आप बात करें तो नेवी के भी हमने बहुत गिनाने के लिए बहुत उपलब्धियां है, लेकिन अब आ जाइए मेरी बात सुनिए। बट स्टिल ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, आपको गलतफहमी है। ब्लू वाटर नेवी बनी हमारी, मेरी बात सुनिए, ब्लू वाटर नेवी बनाने में हमने बहुत कामयाबी हासिल की है। अब आ जाइए आप बिल्कुल डिफरेंट ढंग की बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, जहां तक सिंह साहब ने बोला टेक्नोलॉजिकली हमें अपग्रेडेशन करना चाहिए, बिल्कुल निस्संदेह करना चाहिए। जसबीर सिंह साहब की भी एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी मुल्क की जो बेसिक ताकत है वो इकोनॉमिक्स में होती है। मैं एक तीसरी चीज भी ऐड करना चाहता हूं। इन सब के बाद आपको इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता, जिसको आप बिना बात एक धर्मांधता के इसमें ज्वार में डाल के और इस देश को अंदर से विखंडित करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। बाहर से भी आप मजबूत होने चाहिए, आप अंदर से मजबूत होने चाहिए। इस देश का 120 करोड़ में हर एक इंसान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, आखिरी सवाल जसबीर जी, अब आपसे आखिरी सवाल जी, और इस देश की रक्षा के लिए मेरी जिम्मेदारी है। जसबीर जी, आखिरी सवाल आपसे, जो पाकिस्तान पर दबाव की बात है, कैसे बन पाएगा? पाकिस्तान पर जो दबाव खामियों के बाद पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में यह कहना पड़ेगा हमारे को कि आतंकवादियों को आप किसी भी किस्म का पराश्रय देते हैं, तब तक हम आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। और आपको जो आतंकवादी हैं वहां पर जो बैठे हुए हैं और भारत को 1000 कट्स की जो बात करते हैं देने की, उनके ऊपर आपको रोक लगानी पड़ेगी। ये बात जब स्पष्ट तौर पर भारत सरकार उनको कहेगी तो मैं समझता हूं निश्चित तौर पर नियंत्रण होगा। और सीमा के ऊपर सेना को जिस तरीके से पिछले 6 महीनों के अंदर छूट दी गई कि आप वहां पर बॉर्डर की रियलिटीज को देखते हुए अपना रिएक्शन और अपना रिस्पांस दीजिए। पहले भारत की सेना के हाथ हमारी सरकार बांध देती थी। उस मामले के अंदर जहां तक सुनने में आया है, बात का पता लगा है, भारत सरकार ने सेना को यह क्लियर कह दिया है कि सीमा पर कोई भी आपके खिलाफ कार्रवाई होती है उसका माकूल जवाब आप वहीं पर तुरंत दीजिएगा। चलिए, यही उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान पर असर पड़ेगा, नाफरमानी नहीं होगी, पाकिस्तान कुछ सुनेगा। मुकेश जी काफी देर से उंगली कर रहे हैं, बिल्कुल आप मुझे बता दीजिए आपका क्या कहना है, फिर मैं सुनी जी केवल एक बात कहना चाहूंगा कि 10 साल बाद देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला है। समय की नजाकत को मैं यही कहने ये बात आप वाली मैं भी बोलने जा रहा था पाकिस्तान को जवाब मिलेगा। बीजेपी का ये दावा है कि देश को प्रधानमंत्री मजबूत मिला है। अब देखने की बात है, इंतजार 6 महीने से ज्यादा का हो चला है और इंतजार कब तक करना होगा देखते रहेंगे, लेकिन सवाल बिग फाइट में हम उठाते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे।